अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है चैप्टर 10 फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो प्लांट का आपको पता है कि प्लांट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्लांट और एनिमल में एक मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि प्लांट के अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो हायर एनिमल्स है। कुछ लोअर एनिमल्स में उस तरह से ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, लेकिन हायर एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम होता है। और प्लांट्स के अंदर उस तरह से ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। प्लांट्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स तो होते हैं लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। दूसरा डिफरेंस प्लांट्स और एनिमल्स में जो मेजर है वो ये होता है कि प्लांट्स नॉन मोटाइल होते हैं और एनिमल्स मोटाइल होते हैं। अच्छा, यही वजह है कि प्लांट लेस नंबर ऑफ स्टिमुलाई फेस करता है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्लांट की बॉडी के जो फंक्शन होते हैं वो कम होते हैं, लेस होते हैं। तो ये चार मेजर चीज़ें प्लांट के बारे में आपने ध्यान में रखनी है। तो इस चैप्टर में जो हमने पढ़ना है वो प्लांट की बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ना है, और इसके बाद प्लांट की बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के फंक्शंस पढ़ने कि प्लांट अपनी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करता है और प्लांट के अंदर कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, वो नॉन मोटाइल होते हैं और वो लेस नंबर ऑफ स्टिमुलाई फेस करते हैं, और उनकी बॉडी के अंदर इसी वजह से उनके जो फंक्शन होते हैं वो भी कम होते हैं, या फिर वो फंक्शन हाईली मॉडिफाइड उस तरह से नहीं होते जिस तरह एनिमल्स के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन। प्लांट्स के अंदर हमने ये 8 मेजर चीज़ें देखनी है कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होती है, गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, होम्योस्टेसिस कैसे होता है, स्पोर्ट कैसे होती है प्लांट के अंदर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट के अंदर कैसे होती है, और कोऑर्डिनेशन प्लांट के अंदर कैसे होती है। तो ये वाली सारी चीज़ें आप ह्यूमन के अंदर या एनिमल्स के अंदर पढ़ चुके हैं। तो अभी हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर ये सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होती है। न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए फूड का सोर्स क्या है और वो उस फूड को कैसे यूटिलाइज कर रहा है। तो प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अच्छा, प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट्स इन्वायरमेंट से डिफरेंट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को लेते हैं और उन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को यूटिलाइज करके अपनी बॉडी के अंदर खुद से ऑर्गेनिक चीज़ें बनाते हैं। वो खुद से अपनी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, खुद से बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, खुद से बॉडी के अंदर फैटी एसिड्स बनाते हैं। इस वजह से हम उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कौन सा वाला होता है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 2 मेजर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेटरोट्रॉफिक। कुछ प्लांट्स हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी रखते हैं, लेकिन वो होते ऑटोट्रॉफ्स ही, जिन्हें हम कॉर्निवोरस प्लांट्स कहते हैं। कॉर्निवोरस प्लांट वो होते ऑटोट्रॉफ्स ही हैं, लेकिन क्योंकि वो ऐसी सॉइल के अंदर रह रहे होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, तो वो अपनी नाइट्रोजन वाली फूड को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं। तो इस वजह से उन्हें हम कार्निवोरस प्लांट्स कहते हैं, जिसकी एग्जांपल में वेनस फ्लाई ट्रैप आ जाता है या पिचर प्लांट आ जाता है। वो सारे किसके अंदर आते हैं? कार्निवोरस प्लांट के अंदर होते हैं, प्लांट्स के अंदर आते हैं। ये था न्यूट्रिशन इन प्लांट का जनरल सा इंट्रोडक्शन। इसको हम डिटेल से भी देखेंगे। इस अभी हमने देखना है गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज कैसे होता है? प्लांट्स के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो दिन और रात दोनों में डिफरेंट तरीक़ों से होता है। दिन और रात दोनों में डिफरेंट तरह से होता है। दिन के टाइम प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे होते हैं। लेकिन रात को इसका उलट होता है। रात को प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि दिन के टाइम पे जो फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन दोनों हो रही होती हैं, और फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो रिस्पिरेशन से ज़्यादा होता है। इस वजह से जो आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या यूज़ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। तो इस वजह से प्लांट्स, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से भी ले रहे होते हैं और रिस्पिरेशन वाली कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके बाद जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही होती है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, वो ना सिर्फ रिस्पिरेशन में यूज़ हो रही होती है बल्कि एनवायरनमेंट में भी रिलीज़ हो रही होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रेट दिन के टाइम ज़्यादा होता है। इसके बाद रात को प्लांट्स क्या रिलीज़ कर रहे होते हैं? क्योंकि सिर्फ रात के टाइम रिस्पिरेशन हो रही होती है और रात के टाइम प्लांट्स ऑक्सीजन यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं। लेकिन डे टाइम में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। इस तरह से। और प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज किन पार्ट्स के ज़रिए होती है? प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ज़रिए गैसियस एक्सचेंज होती है। प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होते हैं, लीव्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होती है वो होती है स्टोमेटा के ज़रिए या फिर क्यूटिकल के ज़रिए।
क्यूटिकल या फिर स्टोमेटा के ज़रिए। और इसके बाद स्टेम के अंदर जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो वुडी स्टेम जो होती है उसके अंदर ज़्यादातर जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो लेंटिसेल्स के ज़रिए होता है। लेकिन अगर स्टेम हर्बिशियस हो तो फिर उसके अंदर भी जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो ज़्यादातर स्टोमेटा के ज़रिए होता है। और इसके बाद जो रूट्स होती हैं, रूट्स के अंदर जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो ज़्यादातर रूट हेयर्स के ज़रिए होता है। तो इस तरह से प्लांट की बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो डिफरेंट तरीक़ों से होता है। इसके बाद हम देखते हैं प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है। तो प्लांट्स के अंदर फूड की भी ट्रांसपोर्ट होती है और वाटर की भी ट्रांसपोर्ट होती है। ये इलादा तरीक़ों से होती है। प्लांट के अंदर कुछ स्पेशल ट्रांसपोर्ट वाले टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वस्कुलर टिश्यूज़ या वस्कुलर बंडल्स। उनके ज़रिए फूड और वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है। जो वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है जाइलम टिश्यू के ज़रिए और जो फूड की ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है फ्लोएम टिश्यू के ज़रिए। और जाइलम के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है उसके लिए जो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो कॉन्सेप्ट है या थ्योरी है जो मानी जाती है वो कौन सी है? ट्रांसपायरेशन पुल, या फिर यहाँ पे हम कोहेजन अडहेजन थ्योरी भी जिसे हम कहते हैं। फ्लोएम के अंदर जो फूड की ट्रांसपोर्ट होती है वो किस प्रोसेस के ज़रिए होती है और इसके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी मानी जाती है वो है प्रेशर फ्लो थ्योरी। इसके बाद वाटर की जो ट्रांसपोर्ट होती है उसको हम एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं। एसेंट मतलब अपवर्ड मूवमेंट, क्योंकि उसकी मूवमेंट जो है सिर्फ अपवर्ड हो रही होती है तो इस वजह से हम इसे कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। और जो फ्लोएम के अंदर फूड की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है उसको हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं, क्योंकि वो किसी भी जगह पे मूव कर सकती है तो इस वजह से उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और वाटर की ट्रांसपोर्ट को हम एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं। तो हमने ये दोनों देखनी है कि एसेंट ऑफ सैप कैसे होती है और प्लांट के अंदर ट्रांसलोकेशन कैसे होती है। ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के ज़रिए, एसेंट ऑफ सैप जाइलम टिश्यूज़ के ज़रिए। अच्छा, इसके बाद तो प्लांट के अंदर जो वाटर होता है, फूड तो आपको होता है प्लांट्स के अंदर, फूड जो है वो लीव्स के अंदर बनती है और लीव से फिर ट्रांसपोर्ट होती है। जो वाटर होता है वो प्लांट सॉइल से लेते हैं। तो हमने यहाँ पे प्लांट के अंदर जो वाटर की अपटेक है वो डिफरेंट प्रोसेसेस के ज़रिए होती है। उसमें जो वाटर है नॉर्मली उसे ऑस्मोसिस के ज़रिए एब्जॉर्ब किया जाता है। तो जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, उन चीज़ों के ज़रिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इन चीज़ों के ज़रिए उन्हें जो है अपटेक किया जाता है, उनकी अपटेक की जाती है। अच्छा, उन्हें अपटेक करने के बाद फिर उन्हें जाइलम ट्यूब में डाला जाता है और जाइलम ट्यूब में डिफरेंट प्रोसेसेस के ज़रिए डाला जाता है। और इसमें 3 मेजर प्रोसेसेस आपने ध्यान में रखने। एक हम कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे, यानी रूट हेयर से कैसे जाइलम ट्यूब के अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, एक सिम्प्लास्ट पाथवे है, दूसरा एपोप्लास्ट पाथवे और तीसरा वैक्यूलर पाथवे। ये तीनों पाथवे यूज़ किए जाते हैं रूट के अंदर ताकि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को रूट हेयर से कहाँ पे पहुँचाया जाए, रूट या फिर रूट की एपिडर्मिस से कहाँ पे पहुँचाया जाए, वस्कुलर बंडल्स के अंदर। तो इसके बाद फिर वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है जिसे हम एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं और वो ट्रांसपायरेशन पुल के ज़रिए होती है। इसके बाद फूड का आपको पता ही है, फूड की ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के ज़रिए होती है। और वो कौन सी थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि फ्लोएम के अंदर फूड की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, वो होती है प्रेशर फ्लो। वो कौन सी है? प्रेशर फ्लो थ्योरी। तो इसके बाद हमने देखना है प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेसिस कैसे होती है। प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि प्लांट्स के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर डिफरेंट कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, वाटर, सॉल्ट की कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें कैसे मेंटेन होती हैं और प्लांट अपनी बॉडी से कैसे वेस्ट को रिमूव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर देखेंगे? होम्योस्टेसिस को, यानी प्लांट अपनी इंटरनल कंडीशंस को कैसे मेंटेन रखता है। तो इसमें 2 हमने देखनी है, एक ऑस्मो रेगुलेशन और दूसरा थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब प्लांट अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट का बैलेंस कैसे रखते हैं। तो अगर प्लांट सेल के अंदर वाटर ज़्यादा हो तो वो वाटर को लॉस करता है, और अगर प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो तो वो वाटर को गेन कैसे करता है। ये सारा हम देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर। और ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पे प्लांट्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं जहाँ पे पानी की डेफिशिएंसी भी नहीं होती और इतना ज़्यादा पानी भी नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं
मीज़ोफाइट और इसके बाद वो प्लांट्स जो ड्राई कंडीशन में रह रहे होते हैं उन्हें हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। और ये तीनों प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों अडाप्टेशन होती हैं जिसकी वजह से वो स्पेसिफिक जगह पे सर्वाइव करने के काबिल हो जाते हैं। इसके बाद हमने देखनी है थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट के अंदर जो टेम्परेचर है उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है। प्लांट कैसे कोल्ड कंडीशन में सर्वाइव करते हैं या लो टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं और कैसे हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। लो टेम्परेचर पे नॉर्मली लो टेम्परेचर में प्लांट के सेल के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं उनके क्रिस्टल्स बनने का खतरा होता है, यानी प्लांट्स के अंदर फैटी एसिड के क्रिस्टल्स बनने का खतरा होता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं लो टेम्परेचर पे अपनी बॉडी के अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स को जिनका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है उनको इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तो जब अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जिनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बहुत ज़्यादा लो होता है, तो चाहे जितना मर्ज़ी लो टेम्परेचर हो प्लांट की बॉडी के अंदर फैटी एसिड के क्रिस्टल्स नहीं बन सकते और इस तरह से प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं कोल्ड कंडीशन में। और नॉर्मली हाई टेम्परेचर पे प्लांट्स क्या करते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन। और ये हीट शॉक प्रोटीन्स क्या करती हैं प्लांट्स के डिफरेंट इंजाइम्स को, क्योंकि इंजाइम्स टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, प्रोटीन टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, डिफरेंट इंजाइम्स को प्रोटीन्स को सराउंड कर लेती हैं ताकि वो ईजीली फंक्शन कर सकें। तो ये लो और हाई टेम्परेचर पे प्लांट की अडैप्टेशन होती है। तो इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। इसके बाद प्लांट के अंदर स्पोर्ट कैसे होती है। अच्छा, प्लांट के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो है प्लांट्स के अंदर स्पोर्ट कौन कर रहा होता है टर्गर प्रेशर। जिस तरह हमारे अंदर स्केलेटन सिस्टम होता है जो हमें सपोर्ट कर रहा होता है, प्लांट के अंदर टर्गर प्रेशर या टर्जिडिटी होती है जो सपोर्ट कर रही होती है प्लांट को। और दूसरा मेजर फैक्टर्स कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो प्लांट को सपोर्ट कर रहे होते हैं जिसमें कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो प्लांट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स होते हैं और हाईली थिक सेल वॉल रखने वाले सेल्स होते हैं, और कोलनकाइमा लिविंग सेल्स होते हैं और इनके अंदर जो थिकनिंग होती है वो कुछ कुछ पॉइंट्स पे प्रेजेंट होती है। तो इनके अंदर हम कहते हैं कि एंगुलर थिकनिंग प्रेजेंट होती है, यानी कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे कुछ सेल्स आपस में अटैच होते हैं वहाँ पे सिर्फ थिकनिंग होती है। इसके बाद हमने देखना है प्लांट्स के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होती है। तो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ, जैसे हमारे अंदर ग्रोथ होती है वो एक स्पेसिफिक टाइम तक होती है, यानी हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक टाइम पर बन जाते हैं फिर उसकी डेवलपमेंट होती है। तो प्लांट के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं होता। प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि उनके पूरे लाइफ टाइम में नए ऑर्गन बनते रहते हैं। प्लांट के अंदर पूरी लाइफ में नए ऑर्गन बनते रहते हैं और इसी वजह से प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो ओपन ग्रोथ होती है। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो ओपन ग्रोथ होती है। और उसे ओपन ग्रोथ क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट के अंदर पूरी लाइफ नए ऑर्गन्स बनते रहते हैं। और प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में होती है जिन्हें हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। कुछ स्पेसिफिक सेल्स में ग्रोथ होती है प्लांट्स के अंदर और उन सेल्स को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। प्लांट्स के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनकी 3 मेजर टाइप्स होती है, लेकिन जो आपने पढ़नी है वो 2 ही हैं। एक को हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टम, दूसरी होती है लैटरल मेरिस्टम। और जो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होती है वो सिर्फ इसी स्पेसिफिक रीजन में हो रही होती है। इसी ग्रोथ सिर्फ इसी स्पेसिफिक रीजन के ज़रिए हो रही होती है। एपिकल मेरिस्टम प्लांट्स की हाइट को इंक्रीज़ करते हैं, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं प्लांट्स के अंदर ये प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं और प्राइमरी ग्रोथ में हाइट इंक्रीज़ होती है। और लैटरल मेरिस्टम जो प्लांट की स्टेम के अंदर होते हैं और लैटरल साइड पे होते हैं और ये नॉर्मली प्लांट की विड्थ इंक्रीज़ करते हैं। इस ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं जिसमें प्लांट की विड्थ इंक्रीज़ होती है। तो प्राइमरी ग्रोथ में हाइट इंक्रीज़ होती है और वो एपिकल मेरिस्टम के ज़रिए होती है। लैटरल मेरिस्टम साइड्स पे होते हैं और इसके ज़रिए प्लांट की विड्थ इंक्रीज़ होती है और ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाती है। इसके बाद प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ या डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं वो डिफरेंट हार्मोन्स करते हैं। प्लांट्स के अंदर 5 मेजर हार्मोन्स है जो ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे होते हैं, जिसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये ग्रोथ
प्रमोटर हैं, ये तीनों ग्रोथ प्रमोटर हैं, यानी कुछ स्पेसिफिक जगह पे ग्रोथ को प्रमोट कर रहे होते हैं। जैसे कुछ जो है वो स्टेम में ग्रोथ को प्रमोट कर रहा होता है, कुछ रूट में, कुछ जो है वो लीव्स की, कुछ फ्लावर की। और जो एब्सिसिक एसिड हैं और इथीन है, ये दोनों ग्रोथ इनहिबिटर हैं, यानी कुछ स्पेसिफिक जगह पे ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे होते हैं। इसके बाद है प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, प्लांट्स किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स किस तरह से करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर आपने जहन में बात ये रखनी है कि किसी भी स्टिमुलाई को प्लांट्स दो तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। एक तो हार्मोन्स के ज़रिए, दूसरा इसे हम केमिकल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं, दूसरा ग्रोथ चेंजेस की मदद से। यानी किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं अपनी ग्रोथ को चेंज करके, किसी स्पेसिफिक साइड पे ग्रोथ को चेंज करके। तो प्लांट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है वो हार्मोन्स के ज़रिए या ग्रोथ चेंजेस की वजह से, ग्रोथ चेंजेस के ज़रिए होती है। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर डिफरेंट फंक्शंस का, कि वो कैसे परफॉर्म होते हैं। तो इंशाल्लाह इन सब को हम डिटेल में भी देखेंगे।